तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 की भौतिकी परीक्षा के सबसे स्कोरिंग हिस्से पर फोकस करने वाले हैं। जी हां, अध्याय 1, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चूंकि हर साल सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, इसलिए आज की हमारी ये मास्टर क्लास आपकी इसी नींव को एकदम पक्का करने वाली है। पिछले कई सालों के पेपर्स का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर 2026 के एग्जाम में टॉप करना है तो इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सवालों और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को मुट्ठी में करना ही होगा। और आज हम इन्हीं सवालों को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, परावर्तन और दर्पण के मूल सिद्धांत। दूसरा, दर्पण के संख्यात्मक प्रश्नों यानी न्यूमेरिकल्स पर विजय। तीसरा, अपवर्तन और दृष्टिभ्रम। चौथा, लेंस की क्षमता और गणना। और अंत में पांचवा, बीएससीबी विशिष्ट परीक्षा रणनीतियां। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2025-26 बोर्ड पैटर्न का हर एक जरूरी टॉपिक यहां सिस्टमैटिक तरीके से कवर किया जाएगा। भाग 1, परावर्तन और दर्पण के मूल सिद्धांत। गोलीय दर्पणों की बात करें तो मुख्य रूप से दो तरह के दर्पण हमारे सामने आते हैं। एक है अवतल यानी कॉनकेव दर्पण। इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने या फिर सोलर कुकर में काफी होता है। क्यों? क्योंकि ये चीजों का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हर डिटेल साफ नजर आती है। और दूसरा है उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण। गाड़ियों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो साइड मिरर होता है ना, वो यही है। ये दर्पण एक बहुत ही विस्तृत यानी चौड़ा व्यू देता है, क्योंकि ये हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आते हैं बोर्ड परीक्षा के एक ऑल टाइम फेवरेट सवाल पर। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब है कि समतल दर्पण हमेशा एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। मतलब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर सामने रखी होगी, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनेगा। एकदम सिंपल। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यकीन मानिए, इसे याद रखने का सीधा सा मतलब है एग्जाम में अपने 2 नंबर पक्के कर लेना। बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। न्यूमेरिकल्स को बिना गलती के सॉल्व करने के लिए ये नियम एकदम रामबाण है। भाग 2, दर्पण के संख्यात्मक प्रश्नों पर विजय। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के दिल की, यानी दर्पण सूत्र की। 1/f = 1/v + 1/u। देखने में ये जितना आसान लगता है, इसमें गलतियां भी उतनी ही होती हैं। यहां सबसे बड़ी बात जो हमेशा दिमाग में फिट रखनी है, वो ये कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी पॉइंट P से ही नापी जानी चाहिए। और हां, बिना सही चिन्ह परिपाटी लगाए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। चलिए इस कंसेप्ट को एक थोड़े ट्रिकी सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चूंकि यह एक अवतल दर्पण है, इसलिए u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर और f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर होगी। अब दर्पण सूत्र लगाकर इसे रीअरेंज करेंगे तो ये 1/v = 1/f - 1/u बन जाएगा। जब इसे हल करेंगे ना, तो v की वैल्यू +30 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। और ये जो प्लस साइन है ना, यही हमें बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। देखा आपने? सही साइन का मतलब है एकदम परफेक्ट आंसर। -1 ये एक छोटी सी संख्या अक्सर एग्जाम में लोगों के पसीने छुड़ा देती है। अगर किसी सवाल में आवर्धन, जिसे हम m कहते हैं, उसका मान -1 दिया हो, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का है। यहां जो ये माइनस साइन है, वो सीधे तौर पर इस बात की गारंटी देता है कि प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है। भाग 3, अपवर्तन और दृष्टिभ्रम। परावर्तन के बाद अब अगर अपवर्तन के विज्ञान को समझना है, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है स्नेल का नियम। n1 sin I = n2 sin R। ये नियम असल में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच एक बहुत ही पक्का गणितीय संबंध स्थापित करता है। जो भी एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। 2.42 ये संख्या हीरे का अपवर्तनांक है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि हीरा एक अत्यंत प्रकाशिक सघन माध्यम है। इतने सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत धीमी हो जाती है। और आपको पता है, प्रकाश के इसी धीमेपन और अत्यधिक मुड़ाव के कारण ही तो हीरा इतना ज्यादा जगमगाता है। अब एक ऐसा सवाल जो शायद हर साल बोर्ड की परीक्षा में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं?
इसका एक लाइन का बड़ा ही सटीक जवाब है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। होता क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं उनका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। इसकी वजह से तारों का प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वह लगातार मुड़ता और हिलता हुआ प्रतीत होता है। अब जरा क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल पर ध्यान दीजिए। सघन माध्यम में यह वो आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री हो जाता है। यह एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर कोण इस 90 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया ना तो प्रकाश बाहर निकलने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी पूरी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। भाग 4 लेंस की क्षमता और गणना। यहाँ एक बहुत ही अहम तुलना है। बाईं ओर लेंस सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ फॉर्मूले के बीच में माइनस का चिन्ह होता है, और दाईं ओर दर्पण सूत्र है जहाँ प्लस का चिन्ह होता है। एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर में इन नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्हों को आपस में मिक्स करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। एक छोटी सी भी प्लस माइनस की गलती और पूरे 5 नंबर पानी में जा सकते हैं। मान लीजिए दूर की चीजें धुंधली दिख रही हैं, तो इस दिक्कत को हम निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसे ठीक कैसे किया जाए? बहुत ही आसान है। इसके लिए अवतल यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो सीधी सी बात है कि इसकी पावर भी नेगेटिव ही होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी के चश्मे का नंबर -2D है, तो इसका मतलब है कि उन्हें मायोपिया की समस्या है और वो इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस पहन रहे हैं। चलिए अब लेंस संयोजन के इस सवाल को हल करते हैं। अगर दो अलग अलग लेंसों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल क्षमता कैसे निकलेगी? मान लेते हैं एक लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है और दूसरे की -25 सेंटीमीटर। यहाँ एक बहुत ही काम की सीक्रेट ट्रिक है। MCQs में स्पीड बढ़ाने के लिए क्षमता निकालने से पहले हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। जैसे ही +20 सेंटीमीटर को बदला तो वो +0.2 मीटर हो गया, जिससे P1 आया +5D। बिल्कुल इसी तरह P2 आ जाएगा -4D। आप कुल पावर के लिए बस दोनों को जोड़ दीजिए और हमारा फाइनल आंसर आ गया +1D। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि कांच में प्रकाश की चाल है, खासकर तब जब कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। अगर V = C/n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगी। ये एक ऐसा नंबर है जो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है, इसलिए इसे एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए। भाग 5 BSCB विशिष्ट परीक्षा रणनीतियां। अब बात उन रणनीतियों की जो बिहार बोर्ड फिजिक्स पेपर में परफेक्ट स्कोर लाने के लिए डिजाइन की गई हैं। सबसे पहली टिप, हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को याद रखें, जैसे उत्तल को कॉन्वेक्स भी कहते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने और पूरे 5 अंक पाने के लिए किरण आरेख यानी रे डायग्राम्स एकदम साफ और स्पष्ट बनाने चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, F, U और V के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम आपके फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनेशन में शामिल किए गए परावर्तन और अपवर्तन के इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर पूरा फोकस करना ही बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता का असली रास्ता है। एक बार इन 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और इनके पीछे के विज्ञान पर अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली तो फिजिक्स में 100 में से 100 अंक लाना कोई सपना नहीं, बल्कि एक पक्की हकीकत बन जाएगा। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या आप आवर्तन के 30 और धमाकेदार न्यूमेरिकल्स को हल करने की चुनौती के लिए तैयार हैं? अगर आज का ये एक्सप्लेनर काम का लगा और आप इसका अगला हिस्सा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में रिफ्रैक्शन जरूर लिखें। आपके कमेंट्स ही ये तय करेंगे कि पार्ट 2 कब आएगा। तो चलिए तैयारी को यूं ही मजबूत करते रहिए और मिलते हैं अगली बार।